सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद भी कैंसर वापस क्यों आता है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। तो दोस्तों, मैं थोड़े पेशेंट्स का एग्जांपल देना चाहूँगा शुरुआत में। तो हमारे एक पेशेंट थे जिनको स्टेज 2 कोलन कैंसर था। सक्सेसफुल सर्जरी हो गया। उसके बाद उन्होंने कीमोथेरेपी भी कंप्लीट किया एंड ही वाज डूइंग वेल, बट इन वेरी शॉर्ट टाइम के गैप में बीमारी वापस आ गई। ऐसे दूसरी एक महिला थी जिनमें एडवांस्ड स्टेज 3 रेक्टल कैंसर था। शुरुआती में रेडिएशन मिला था, कीमो भी लिया, उसके बाद हमने काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी किया, उसके बाद उनको भी कीमो मिला। इतना एडवांस सिचुएशन होने के बाद भी शी इज़ अभी 4 साल के ऊपर हो गया, फॉलोअप में है, डिजीज़ फ्री है। ऐसे एक और पेशेंट है, क्लियर सेल कार्सिनोमा है ओवरी का, जो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का ओवेरियन कैंसर है। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ, इसके बाद एक छोटा सा उनको रिकरेंस भी हुआ, उसका भी अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ एंड शी इज़ विथ डिजीज़ ऑल्सो डूइंग वेल एंड डिजीज़ इज़ अंडर कंट्रोल। तो ऐसा क्यों हुआ? एक में अर्ली स्टेज होके भी बीमारी वापस आया, एक में एडवांस स्टेज होके भी बीमारी कंट्रोल में है, वापस नहीं आया, एक में बीमारी एडवांस स्टेज में है, वापस आया बट फिर भी कंट्रोल में। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब हम कैंसर का रिकरेंस बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कैंसर वापस आया है और वहाँ पे कैंसर के सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हो सकता है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था या जहाँ पे पहला ट्यूमर था वहाँ पे आया हो, इसको हम लोकोरिजनल रिकरेंस बोलते हैं। या हो सकता है कि जहाँ पे पैदा हुआ था उससे भी कई दूर दराज एरिया में कोई दूसरे ही ऑर्गन में कैंसर अभी नए तरीके से आया है, इसको हम डिस्टेंट रिकरेंस बोलते हैं। तो दोनों तरह के पॉसिबल हो सकते हैं, बट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया था तो ये वापस कैसे आया? तो ये डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, कैंसर में ब्रॉडली स्पीकिंग 3 तरह के ट्रीटमेंट हैं। एक हो गया सर्जरी, जहाँ पे ट्यूमर को नेगेटिव मार्जिन के साथ निकालना है। दूसरा है रेडिएशन, जहाँ पे इन्वॉल्व एरिया को रेडिएट करना है। और तीसरा है कीमोथेरेपी या सिस्टमिक थेरेपी, हो सकता है वो टारगेटेड भी हो या इम्यूनोथेरेपी भी हो। तो ये ट्यूमर को मारने के लिए, ठीक है, माइक्रोमेटासिस जो ब्लड स्ट्रीम में फैल रहे हैं उनको भी मारने के लिए। और कोई भी बीमारी, जो कोई भी कैंसर है, ये कौन से टाइप का है, कहाँ पे है और कौन से स्टेज में है, ये देख के हम डिसाइड करते हैं कि ये बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन सही रहेगा एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मानने के लिए। और ये आता है डेटा रिसर्च से, जहाँ पे सैकड़ों पेशेंट को ट्रीट करके ये डेटा हम जनरेट करते हैं। तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद भी अगर बीमारी आ रहा है तो इसका मतलब है कैंसर का सेल कहीं से बच के निकल रहा है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो सर्जरी की बात करते हैं। तो सर्जरी में हम क्या निकाल सकते हैं? सर्जरी में वही चीज़ निकाल सकते हैं जो आप स्कैन पे देख सकते हो या आँखों से देख सकते हो या हाथ को जो छू के आप महसूस कर सकते हो। और वहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहता है? नेगेटिव मार्जिन के साथ निकालना। बट इसमें कई बार दोस्तों क्या है, सर्जिकल लिमिटेशंस भी रहते हैं। सपोज़ मैं ओवरी की कैंसर की बात करूँ, अगर स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर है और मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो अगर पेरिटोनियल डिजीज़ है और पेरिटोनियम मुझे निकालना है तो मैं वही चीज़ निकालूंगा जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसमें कई बार ऐसे गुंजाइश हो सकता है कि जो माइक्रोमेटासिस, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो बीमारी था वो मुझे नहीं दिख रहा है, और ये बीमारी कोई स्कैन पे भी पिक नहीं हो सकता है, तो ये बीमारी पीछे रह जाने का रिस्क रहता है। ठीक इसी तरह सपोज हम स्टमक कैंसर की बात करेंगे, तो भले ही इसमें पेरिटोनियल डिजीज़ नहीं है, ठीक है, लोकली एडवांस स्टमक कैंसर, और हमने लिम्फ नोड क्लियरेंस भी अच्छा किया है और ये भी अच्छा किया है, सर्जरी भी, मार्जिन्स भी नेगेटिव है, तो इसमें हो सकता है कि उस टाइम तक माइक्रोमेटासिस, मतलब खून में और लिम्फेटिक्स में ऑलरेडी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ट्यूमर्स जो कण है वो स्प्रेड होना चालू हो गया हो। तो ये थोड़े लिमिटेशंस होते हैं सर्जरी के, जिससे कैंसर वापस आ सकता है। रेडिएशन की बात करते हैं।
क्यूरेटिव सेटिंग में, जहाँ पे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट और क्यूरेटिव स्टेजेस की बात चल रही है। रेडिएशन जैसे सर्जरी की तरह लोकल एरिया को ही कवर करता है। तो हो सकता है कि रेडिएशन से मैक्सिमम सेल ख़त्म हो गए, बट थोड़े सेल्स वो ट्यूमर टिश्यू के डीप बेड पे रह गए, या जैसे सर्जरी के साथ हुआ माइक्रोमेटासिस ऑलरेडी चालू हो गया हो, क्योंकि वो लोकल ट्रीटमेंट है सर्जरी की तरह। रेडिएशन भी माइक्रोमेटासिस जो ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फेटिक्स में जा रहा है बीमारी, उसको कवर नहीं कर रहा हो। तो तब आप पूछोगे तो ये सब सिचुएशंस में हम कीमोथेरेपी ऐड करते हैं या टारगेटेड थेरेपी, तो उससे क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है ना। तो कीमोथेरेपी दोस्तों काम कैसे करता है? ये काम करता है कि ये उसी सेल्स को अटैक करता है जो फास्ट डिवाइडिंग है, रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और बॉडी के जैसे नॉर्मल सेल्स भी हैं, कैंसर सेल्स भी क्या है ना, डिवीजन के बीच में उनका रेस्टिंग फेज भी रहता है, वो रेस्ट करते हैं। अगर वो कोई सेल डिवाइड नहीं हो रहा है एक्टिवली और रेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर कीमोथेरेपी का असर नहीं होता है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म नहीं है। उसका मैकेनिज्म है वो जो फास्ट डिवाइडिंग सेल और सेल डिवीजन के टाइम पे वो सेल को हानि पहुंचा सकता है। इसी लॉजिक से, इसी रीज़न के लिए कीमोथेरेपी को हम इंटरवल पे देते हैं, रिपीटेड देते हैं 3 हफ्ते या 2 हफ्ते के गैप में, ताकि जो सेल पहले के साइकिल में रेस्ट कर रहा था, हो सकता है कि वो सेकेंड साइकिल में डिवाइड कर रहा हो, तो जब वो जाके कीमोथेरेपी उसको अटैक कर सकता है। तो इसके बावजूद भी हो सकता है कि थोड़े सेल्स वहाँ से बच निकले। एक और मैकेनिज्म है कीमोथेरेपी से जो कैंसर सेल बच निकल सकते हैं, वो है कीमोथेरेपी रेजिस्टेंस। दोस्तों जो कैंसर के सेल्स हैं ना, वो सर्वाइवल जो है, जो बचना जो है उनको बॉडी के मैकेनिज्म से, कोई भी ट्रीटमेंट से, ये इनके मकसद रहता है। तो जैसे ही कोई ट्रीटमेंट आता है या कीमोथेरेपी समझ, टारगेटेड थेरेपी, जो कैंसर सेल का जो न्यूक्लियस है, जहाँ सेल सेंटर है, इसके जीन्स में जो बेसिक मटेरियल है जेनेटिक्स का, उसमें इतने बदलाव आएंगे, उतने चेंजेस आएंगे ताकि ये रेजिस्ट कर सके ट्रीटमेंट को, जो कीमोथेरेपी का ड्रग उसको रेजिस्ट करे। और इसके चक्कर में क्या है, वो पूरा सेल ही चेंज हो जाता है, तो इससे उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये जो कैंसर सेल है कीमोथेरेपी के या टारगेटेड थेरेपी के असर से बच निकले। तो अगर ऐसा है तो सारे सेल्स क्यों नहीं बचते, सारे टाइप के कैंसर्स क्यों नहीं बचते? ये होता है कैंसर का सेल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड। समझ लीजिए एक पैंक्रियास का कैंसर या लंग का कैंसर है, और इसको कंपेयर कीजिए कोई लो ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर या प्रोस्टेटिक कैंसर से। पैंक्रियास का कैंसर और लंग का जो कैंसर है एग्रेसिव रहता है, इनका वो नेचर है, इनहेरेंट उनका बायोलॉजिकल बिहेवियर है। तो इसीलिए ये ट्यूमर्स में फेलियर रेट ज़्यादा है, मतलब बीमारी वापस आने का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के साथ भी ज़्यादा रहे इन कंपैरिजन अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर या लो ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। क्यों? क्योंकि ये इनका नेचर है एग्रेसिव रहना, तो इसके लिए इनमें ज़्यादा क्षमता रहता है बच निकलने का भी और दूर दराज एरिया में फैलने का भी। तो इसके वजह से थोड़े कैंसर पेशेंट्स में, थोड़े टाइप के कैंसर्स में बीमारी वापस आने का रिस्क ज़्यादा रहता है, ये उनका बायोलॉजिकल बिहेवियर है। तो तब आप पूछोगे कि एक ही स्टेज के, एक ही टाइप के कैंसर में अलग अलग रिजल्ट क्यों आ सकता है? ये तो हमने देखा है कि कोई अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, सेम टाइप का हमने ERPR स्टेटस देखा है, Ki-67 भी देखा है, सेम स्टेज है, लिम्फ नोड्स में भी ठीक तरह उसी तरह का बीमारी है, तो फिर भी 2 पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट अलग अलग आए। तो ये क्यों होता है? सो दोस्तों, जब हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं, हम किसके ऊपर डिसाइड कर रहे हैं? ये स्टेजिंग के ऊपर। और स्टेज में क्या होता है? ट्यूमर का साइज़, कितने लिम्फ नोड में बीमारी फैला है, और मेटास्टेसिस, दूर दराज के एरिया में मेटास्टेसिस हुआ है क्या, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। अभी इंक्रीजिंग नॉलेज के साथ हमने थोड़े ट्यूमर्स में ग्रेडिंग भी ऐड किया है। टेस्टिकुलर कैंसर में हमने ट्यूमर मार्कर्स के लेवल्स को भी ऐड किया है। थोड़े इसमें हमने प्रोलिफरेटिव इंडेक्स, जैसे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर या जिस्ट है, हमने मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को भी ऐड किया है। बट मोटा मोटी
ट्यूमर का साइज, लिम्फ नोड का स्टेटस और मेटासिस से देख के हम डिसाइड करते हैं। बट इसके बावजूद भी आपने देखा रहेगा कि इवन द अर्लीस्ट कैंसर में भी जो सक्सेस रेट है कभी 100% नहीं होता है। ये 90 के ऊपर होगा या 95 होगा या 97 भी होगा, बट 100% नहीं होगा। जो बचे हैं, सपोज एक स्टेज 1 का अर्ली कैंसर है जिसका सक्सेस रेट समझ लीजिए 95% है, तो 5% पेशेंट्स में हो सकता है बीमारी फेल होकर वापस आ जाए। बट ये जो कौन से 5% है जिनमें फेल होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये ऐसा क्यों है? ये होता है अगेन ट्यूमर का बायोलॉजिकल बिहेवियर और ट्यूमर हेट्रोजेनिटी पे। मतलब जो भले हमें लग रहा है कि सेम ही है दोनों पेशेंट्स में, जो बीमारी सेम स्टेज का था, रिसर्च में हमने ये देखा है अगर एक ही ट्यूमर में भी हम 2 जगह बायोप्सी करेंगे तो दोनों में जो सेल्स आएंगे कैंसर के, इनका बिहेवियर अलग रहता है। तो आप समझ लीजिए कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैंसर सेल में पॉसिबल है। और ये वेरिएशन की वजह से 2 पेशेंट्स में सेम स्टेज के रह के भी, सेम टाइप के भी रह के भी रिजल्ट अलग आ सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बायोलॉजिकल बिहेवियर एंड डिफरेंस इन ट्यूमर हेट्रोजेनिटी के लेवल से। और क्योंकि ये इतने थोड़े बहुत फैक्टर्स हमारे पास नोन हैं जो हम पहचानते हैं, जिनको हम कंसिडर करके आपका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे अननोन फैक्टर्स भी हैं जो रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। और ये अननोन फैक्टर्स इतने हैं कि रिसर्च के साथ एवरी डे और एवरी मंथ पे हमें नया इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कंसिडर करना है, इसको भी कंसिडर करना है। तो इसलिए हम ऐसे लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे जो हम बोलते हैं प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी, जहाँ पे आपका जो ट्यूमर है उसका एग्जैक्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर के हिसाब से हम आपके लिए कस्टमाइज, मतलब सिर्फ वो आपके लिए स्पेशल रहेगा, वैसे ट्रीटमेंट हम प्लान कर सके। बट ये अभी भी रिसर्च फेज में चल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में जाके ये हम कर सके कि एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। तो इससे क्या होगा, बीमारी वापस आने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। दोस्तों, हमने हमारे प्रैक्टिस में भी देखा है और रिसर्च में भी देखा है, जब स्टेज ज़्यादा रहता है तो बीमारी वापस आने का चांस भी ज़्यादा रहता है। क्योंकि जब स्टेज ज़्यादा हो जाता है, ट्यूमर वॉल्यूम जो है पूरे बॉडी में, जितना ट्यूमर का बर्डन है वो ज़्यादा होता है, तो इसके लिए ज़्यादा सेल्स को चांस मिलता है ट्रीटमेंट से बच निकलने का। तो कहने का मतलब है जितना स्टेज बढ़ेगा ना दोस्तों, ट्यूमर का वापस आने का रिस्क भी उतना बढ़ते जाता है। और हमने ये भी देखा है कि एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद ना जो भी बीमारी वापस आना है ना, पहले के शुरुआत के 2 या 3 साल में ही जल्दी वापस आ जाएगा, मैक्सिमम जो रिकरेंस है। इसके बाद रिकरेंस का जो रेट है ना, धीरे धीरे ड्रॉप होते जाता है। और एंड में मैं ये भी बोलना चाहूँगा, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी है ना, ये भी कई सारे बार इम्पॉर्टेंट रहता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। समझ लीजिए कि एक स्टमक का कैंसर है और हमें इसको अग्रेसिवली ट्रीट करना है, मतलब एग्रेसिव कीमोथेरेपी देना है। बट पेशेंट का समझ लीजिए हेल्थ ही इतना अच्छा नहीं है और हम एग्रेसिव कीमोथेरेपी इनको दे नहीं पाते, तो हमको इनको डोज कम करके या साइकिल कम करके या 4 ड्रग के बदले से 2 ड्रग इस्तेमाल करके देना पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हम ट्रीटमेंट इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है कैंसर सेल्स ये ट्रीटमेंट से बच निकलने का या इसको रेजिस्टेंस पैदा करने का। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे फैक्टर्स रहते हैं पेशेंट्स के जिनकी वजह से उनका इम्यूनिटी भी कम हो जाता है, और जो इम्यूनिटी से ट्यूमर कंट्रोल में हमें हेल्प मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो रिसर्च में हमने ये भी देखा है, जिनमें इम्यूनिटी कम रहता है और जिनमें स्ट्रेस फैक्टर्स ज़्यादा रहते हैं, इनमें ट्यूमर रिकरेंस का चांस भी बढ़ जाता है। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी रहते हैं, तो इनको भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। तो ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर अर्ली स्टेज में बीमारी पाया जाए तो इनमें वापस आने का रिस्क कम रहता है। तो इसीलिए आपको कोई भी आपके हेल्थ में चेंजेस आता है, इसके लिए हमें आपको सतर्कता बरतनी चाहिए और तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। क्योंकि
ये गारंटी से नहीं बोल सकते कि किन में ये बीमारी वापस आ सकता है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद भी। इससे ये ज़रूरी बन जाता है आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना। तो हर एक बीमारी का स्टेज के हिसाब से फॉलोअप प्रोटोकॉल्स अलग रहता है, तो आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना चाहिए और एक डिटेल्ड फॉलोअप प्लान बनाना चाहिए, ताकि आप कोई भी अगर बीमारी वापस आने वाला है तो इसको अर्ली पकड़ सकें। तीसरा चीज़ है राइट ट्रीटमेंट लेना। मतलब एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इंश्योर करने के लिए आपको सही जगह पे जाना है, और जिनको वो बीमारी का एक्सपर्टीज़ है ट्रीटमेंट का, आपको उनसे वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इससे क्या है, आपका ट्रीटमेंट भी कंप्लीट और सक्सेसफुल रहेगा और बीमारी वापस आने का रिस्क भी कम हो जाएगा। सो दोस्तों, एक छोटा सा डिस्कशन कि कैंसर वापस क्यों आता है और इसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल है या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैंसर रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।